नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नवीन तिवारी। अब मैं फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल AIS स्टडी सर्किल में। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में पढ़ा था, उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लेक्चर सुनने के बाद उसे अपने टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स ज़रूर देखे होंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर देखने को मैं बार-बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि हम ये जान सकें कि आखिर उस सेक्शन से क्वेश्चन पूछता कैसे है यूपीएससी। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस that we should go for those questions which is asked by UPSC in various examinations including civil services, CDS, NDA and CAPF, क्योंकि इन सभी पेपर में जनरल स्टडीज़ कॉमन है। तो दिस ये स्पेशली रिकमेंडेशन कर रहा हूँ मैं आपके लिए कि इन सभी पेपर को आप लोग देखते रहिएगा। आप लोग जैसे कि जानते ही हैं कि मैंने एक रैंडम सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें मैं कोई सा भी टॉपिक उठाऊंगा कहीं से भी, क्योंकि हमारे पास 3 महीने में पूरा सिलेबस करने का समय नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए उठाते रहूँगा। आज मैंने आपके लिए ज्योग्राफी का सेक्शन उठाया है और ज्योग्राफी के सेक्शन में मैं आपको आज क्लाइमेटोलॉजी के बारे में कुछ बताऊँगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस क्या है जनरल स्टडीज़ के पेपर में। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। Geography imparts the essential part of the general studies and need to take very seriously. ज्योग्राफी जनरल स्टडीज़ का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ही सीरियसली हमें उसको लेना भी चाहिए। ठीक है, ज्योग्राफी ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस। देखो, एनवायरमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे जीएस का। पिछले 4-5-6 सालों से एनवायरमेंट से भी लगातार क्वेश्चन आते रहे हैं। ठीक है, तो एनवायरमेंट की समझ को बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले ज्योग्राफी को समझना बहुत ज़रूरी है। So collectively, geography and environment contributes about what 30 to 35% questions in the paper 1 of the GS first paper for the prelims examination. ठीक है ना, 30-35 कभी कभी 40 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं इन दोनों सेक्शन से। अगर हम करंट इवेंट वाला सेक्शन भी मिला दें तो कई सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं जिसको फॉलो किया जाता है ना। तो उन सब चीज़ों को अगर मिला दिया जाए तो ये सेक्शन करीब 40 क्वेश्चन तक भी कवर कर देता है समटाइम। So it is very important for us to go through in very detail in both this section. ठीक है, तो ज्योग्राफी एनवायरमेंटल साइंस को भी बेस प्रोवाइड करेगा। सो मैंने यहाँ पर देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी आप लोगों के लिए, दैट कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू हैंडल दिस पार्ट वेरी वेरी केयरफुली। फाइन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाम है जिसका क्लाइमेटोलॉजी। हिंदी में इसको कहते हैं मौसम विज्ञान। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि क्लाइमेटोलॉजी है क्या चीज़। Climatology deals with the study of the climate of the different part of the world and can be defined as the average weather condition prevailing there, and this average can be obtained over a long period of time, sometime about 30 to 32 years. ये समझ लीजिए कि 30 से 32 वर्ष की एक अवधि है और हमने किसी निश्चित जगह की क्लाइमेट की गणना करनी है तो हमें कई सारे वेदर कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है, वहाँ पर कितनी वर्षा होती है। तो ये सारे फैक्टर डिसाइड करेंगे कि वहाँ की जलवायु कैसी है। तो इसके अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी अर्थात मौसम विज्ञान। ठीक है, देखिए एक फैक्टर इसमें और चीज़ कहते हैं, वेदर ऑन द अदर हैंड इज डिफाइंड एज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी निश्चित क्षेत्र का एटमॉस्फेरिक कंडीशन अगर हम पढ़ते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ और अचानक से बारिश हो जाए, बाहर बारिश हो जाए, 1 घंटे के लिए बारिश लगातार होती गई, तो मैं क्या कहूँगा इस चीज़ को, हम क्या कहेंगे इस चीज़ को, हम कहेंगे कि मौसम बदल गया है। अचानक से मौसम बदला है, क्लाइमेट नहीं बदला है, क्या बदला है, मौसम बदला है। 1 घंटे की बारिश के बाद तेज़ धूप निकलना, वो भी क्या है, मौसम बदलना ही कहलाएगा। अचानक से बादल बन जाए, मौसम बदलना। ओले गिरने लग जाएँ, मौसम बदलना। ठीक है, तो जो सडन चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, मौसम। एक चीज़ और होती है जिसको हम कहते हैं सीजन, हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, ऋतु। और वो किसके कारण होती है, ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो देयर आर 3 फैक्टर्स, सीजन, वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विच इंक्लूड्स वट, टेम्परेचर यानी कि तापमान, प्रेशर यानी कि दाब, विंड्स यानी कि पवन, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, रेनफॉल। ये सारे फैक्टर्स हैं जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में हम इनको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। देखिए, क्लाइमेटोलॉजी में आपको पढ़ना क्या क्या है, थोड़ा सा मैं आपके सामने सिलेबस डिस्कस करता हूँ। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, आपको पढ़ना है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल क्या होता है और वो किस चीज़ से बना है, ये पता होना चाहिए आपको। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक मैंने अर्थ बनाई, अर्थ एक ही है वैसे, और एक मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर चारों तरफ एक और
लेयर बना दी मैंने। तो ये जो मैंने आवरण बनाया है, जो एनवलप बनाया है, इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप दिख रहा है आपको, इसको आप क्या मान लीजिए, एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसको मैंने क्या लिख दिया, ई यानी कि अर्थ, और ये क्या है, एटमॉस्फेयर। और इससे हम बाहर आ जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, स्पेस में। स्पेस का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड होता है। ठीक है, तो ब्रह्मांड और एटमॉस्फेयर में क्या फ़र्क है कि ये वैक्यूम है और ये वैक्यूम नहीं है। वैक्यूम का क्या मतलब है, जहाँ पर साउंड वेव ट्रैवल नहीं करती है। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इन सब के बारे में जानकारी होगी, और मैं आपको ये पढ़ाने वाला नहीं हूँ आज, मैं आपको कुछ और पढ़ाऊँगा। तो डिफरेंट लेयर्स हैं। पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर होती है, मेसोस्फेयर होती है, एक्सोस्फेयर होती है। सो मेनी थिंग्स आर देयर, एंड मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इस बारे में जानकारी है। कभी दूसरा लेक्चर में आपको इसमें भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, नॉर्मल लैब रेट क्या होता है ये बताया जाएगा आपको। व्हाट इज इंसोलेशन, एल्बिडो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आए हैं। टेम्परेचर का जो वर्गीकरण है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि उसका जो वितरण है, सॉरी, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एयर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर बेल्ट जो बनती हैं, वो सब चीज़ें। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको सारा सिलेबस पता होगा, कोरोलिस इफेक्ट, सरफेस विंड, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है ना। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एटमॉस्फेरिक विंड होती है, जिसमें हम ट्राई सेलुलर मॉडल देखेंगे, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। एंड व्हाट आर द वेरिएबल विंड्स, जो बदलती रहती हैं। ठीक है, इन सब के बारे में देखा जाएगा। जेट स्ट्रीम इक्वली इंपॉर्टेंट, कैसे बनती है, कितने प्रकार की होती है। ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट, उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, कंडेंसेशन क्या चीज़ होती है, वगैरह वगैरह। एयर मास, और उस थ्योरी को समझने के लिए बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा हमको। और उसी के बाद हमको समझ सकते हैं कि साइक्लोन कैसे बनता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के लिए। कौन सा वाला पार्ट, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वाला पार्ट। तो मैंने आज क्या उठाया, पहले आज हम आप जो डिस्कस करने वाले हैं, वो हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर प्रेशर, प्रेशर बेल्ट और विंड सिस्टम के बारे में। ठीक है, इसके लिए मैंने 2 लेक्चर रखे हैं। अब देखते हैं कि आज के लेक्चर में कितना हम कर सकते हैं। ठीक है ना। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज एयर प्रेशर एक्चुअली। देखिए, एयर प्रेशर, हवा में होता है वजन। क्यों वजन होता है, बिकॉज एयर कंसिस्ट ऑफ वेरियस एयर मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और भी कई सारी गैसेस हैं। इनका अपना एक मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो कैसे बधा हुआ है, वो बधा हुआ है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, कोई भी चीज़ हवा में लटक नहीं सकती। ठीक है ना, उसको नीचे आना ही पड़ेगा। ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल विच इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ। ओके, सो एयर पजेस वेट। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा आप लोगों के लिए, एयर पजेस वेट, यानी कि हवा में क्या होता है, वजन होता है। एंड इट एक्सर्ट्स प्रेशर ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है ना। और इसको जो कलेक्टिवली जो अर्थ में जो चारों तरफ से जो फोर्स लग रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ये लीजिए, ये रही आपकी अर्थ, और ये जो मैं एरो बना रहा हूँ आपके लिए, इसको समझ लीजिए कि चारों तरफ से अर्थ के सरफेस पर जो फोर्स लग रहा है, उसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ये सन नहीं बनाया मैंने, ये अर्थ है। ठीक है ना। और ये जो एरो बनाया है, ये सब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कलेक्टिवली कहाँ पर लग रहा है, अर्थ के सरफेस पर। अब मजे की बात यह है कि अर्थ के सरफेस पे लगने वाला जो फोर्स है, वो हर जगह इक्वल नहीं है, इट इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। वही हम देखेंगे आज कैसे। ठीक है ना। तो प्रेशर ओवर द अर्थ इज कंट्रोल्ड बाय 3 फैक्टर्स, यानी कि अर्थ के सरफेस पे लगने वाला जो प्रेशर है, वो 3 कारकों के कारण क्या होता है, कंट्रोल होता है। देखते हैं क्या है। पहला तो क्या है, थर्मल, यानी कि गर्मी, यानी कि ऊष्मा, हीट। टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ये समझ लीजिए कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एयर का वेट क्या हो जाएगा, कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो राइज करेगी। क्यों राइज करेगी, क्योंकि जो बड़ा ही साधारण सा नियम है, कोई भी चीज़ अगर गर्म, गैस को अगर गर्म किया जाएगा तो ऊपर की तरफ उठती है। तो थर्मल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्या, प्रेशर को कंट्रोल करने में। दूसरा क्या है, एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब यहाँ पर किस चीज़ से, ऊंचाई से। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे, हम पहाड़ की तरफ जाएंगे, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अभी आपको बताऊंगा क्यों। एलिवेशन ऑफ द हाइट ऑफ द प्लेस। ठीक है ना। डायनेमिक फीचर, डायनेमिक का यहाँ पर मतलब है कि अर्थ लगातार क्या करती है, रोटेट करती है। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज वेरियस चेंजेस। जैसे कि इक्वेटर पे अगर हम बात करें, तो इक्वेटर पे सबसे कम क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों, क्योंकि उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सबसे अधिक है। यानी कि कोई चीज़ बाहर की तरफ ज़्यादा
बाहर की तरफ ज़्यादा फोर्स लगेगा उसमें, कहाँ पर, इक्वेटर की साइड में, ठीक है ना। तो अगर मैं ये मान लूँ कि ये इक्वेटर है, ठीक है ना, इक्वेटर, तो इक्वेटर पे अर्थ की रोटेशन की स्पीड सबसे अधिक होगी, तो वहाँ पर सबसे कम क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहाँ पर सबसे अधिक है। तो दिस फैक्टर इज कॉल्ड व्हाट, डायनेमिक फैक्टर्स, ठीक है। अब देखते हैं कि इन फैक्टर्स के बाद टेम्परेचर, जो प्रेशर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है या नहीं है। तो ये बात तो जान लीजिए कि जो प्रेशर है अर्थ के सरफेस पे वो इक्वल नहीं है। इक्वेटर पे अलग है, सब ट्रॉपिकल में अलग है, सब पोलर में अलग है और पोलर में अलग है, ठीक है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उपध्रुवीय क्षेत्र और चौथा क्या, पोलर रीजन यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र जो है। सो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की सरफेस पर द प्रेशर ऑफ द अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म। देखिए, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हर जगह क्या है, बदलता रहता है। इक्वेटर पे अलग है, ऊंचाई पर भी क्या है, अलग है। सो अब देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन करा किस तरीके से गया है। दीज डिस्ट्रीब्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू टू। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और एक क्या होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको समझाता हूँ कि क्या चीज़ है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है, आप खड़े हैं इक्वेटर पे, मैं आपके लिए छोटा सा एक फिगर बनाता हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा ज़रूर। ये रहा अर्थ, ठीक है ना, ये मैंने बनाई बीच में एक लाइन, इक्वेटर। इक्वेटर 0 डिग्री पर है और ये रहा क्या, पोल, जो कि कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, आप जानते ही हैं। तो अगर हम यहाँ से यहाँ की तरफ जाएं, यानी कि इक्वेटर से, यानी कि लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ जाएंगे, तो प्रेशर में क्या होगा, कमी आएगी। क्यों, इसलिए कमी आएगी क्योंकि जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, फॉल होगा, ठीक है ना, टेम्परेचर क्या होगा, फॉल होगा। इसी तरीके से क्या होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया मैं यहाँ पे, कि जब हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर में तो लगातार कमी होगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर जगह प्रेशर की भी कमी हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो डायनेमिक फैक्टर जो अर्थ के घूमने की वजह से हो रहा है वो उसको कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। इसको हम देखेंगे अभी आगे, ठीक है। एक होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हम जैसे ज़मीन पे खड़े हैं और ऊपर की तरफ जाएं, तो ये तो पक्का है कि जब हम सरफेस से ऊंचाई की तरफ जाएंगे लगातार, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ये भी मैं समझाऊंगा आपको भी कैसे। ये देखिए, एक ये फिगर बनाया है हम लोग, एक ये फिगर रखा है हमने आप लोगों के लिए। ये देखिए, ये है आपका इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर पे सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक क्या है यहाँ पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जो मैंने एरो बाहर की तरफ बनाया है, ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो यहाँ पर साल भर सन रेज तो पड़ती हैं, सनरेज पड़ने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, साथ साथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है। तो यहाँ पर जो प्रेशर बेल्ट बनेगी वो कैसी होगी, लो प्रेशर बेल्ट होगी। क्या होगी, लो प्रेशर बेल्ट। अभी मैं इसको फिगर को बार बार दिखाऊंगा आपको, देखते रहिएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेशर इज फॉर्म्ड ड्यू टू द डायनामिक फीचर ऑफ द अर्थ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो क्षैतिज वितरण है प्रेशर का, वो टेम्परेचर के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। इट इज कंट्रोल्ड बाय द डायनामिक फीचर ऑफ द अर्थ विच इज कॉज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के लगातार घूमने की वजह से ये फैक्टर क्रिएट होता है अर्थ के सरफेस में। इसको हम डायनेमिक फीचर भी कहते हैं, ठीक है। जो बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई वो सारी यहाँ पर लिखी हुई है, देख लीजिएगा। आपको, आप इसको पॉज करके पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल टेंडेंसीज, ठीक हो गया। जो अंदर की तरफ लगता है फोर्स उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जो बाहर की तरफ लगता है उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अपकेंद्रीय बल और अधिकेंद्रीय बल, ये आप जानते ही होंगे। इसमें वही गणित लग रहा है जो इलेक्ट्रॉन, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, टू फैक्टर्स या टू फोर्सेस वर्किंग ऑन इट, ठीक है। वन इज सेंट्रीफ्यूगल, तो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाएगा, और जो प्रोटॉन है, जो बीच में न्यूक्लियस जो है उसकी तरफ जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। हियर द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट दैट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मैक्सिमम ओवर इक्वेटर। विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होगा और मिनिमम कहाँ पर होगा, पोल्स में, ध्रुवों पर क्या होगा, ये सबसे कम होगा। एंड सेंट्रीपिटल इज मैक्सिमम ओवर पोल्स। ध्रुवों पर सबसे अधिक क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और सबसे कम कहाँ पर होगा, इक्वेटर पे। इसको पॉज करके पढ़िएगा जरूर, कई सारी किताबों में लिखा है, वहाँ से पढ़ सकते हैं, नो डाउट। लेकिन मेरे इस पढ़ाने की वजह से अगर आप अपनी बुक्स पढ़ पा रहे हैं तो समझूंगा कि मेरा ये काम सफल हो सकता है, ठीक है। तो कलेक्टिव एफर्ट मेरा भी चलेगा और आपका भी होना चाहिए, ठीक है।
सो बोथ दीज फोर्सेस प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेशर बेल्ट। ये ही दोनों फोर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज़ के लिए, प्रेशर बेल्ट बनाने में। एंड बोथ आर डायनेमिकली एंड इंड्यूस्ड एंड न्यूट्रलाइज ईच अदर। दोनों किस वजह से बनते हैं, डायनामिक फीचर से बनते हैं, और एक दूसरे के क्या करते हैं, पूरक भी है, ठीक है। So total 7 belts are formed over the surface of the earth and can be identified on the basis of its latitudinal distribution of the pressure under the thermal and the dynamic control. Very important, यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आता रहा है और आता रहेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं फिगर क्या कहता है। ये देखिए, इक्वेटर पे लगातार धूप पड़ती है साल भर, टेम्परेचर बढ़ा रहता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अधिक होने के कारण यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, लो होगा। इसलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर की बेल्ट। अब हम जाते हैं कहाँ पर, 30 से 35 डिग्री की बेल्ट के बीच में, जिसका नाम क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट दोनों तरफ, यानी कि नॉर्थ लैटिट्यूड में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में भी। देखो इक्वेटर दो पार्ट में बांट देता है अर्थ को हमारे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना। तो यहाँ पर यानी कि 30 से 35 डिग्री के बीच में भी लगभग साल भर 7 से 8 महीने तो सनराइज पड़ती ही हैं, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर ठीक ठाक हाई रहता ही है। और ये दिस फैक्ट एक्सप्लेन्स अस दैट देयर शुड बी अ लो प्रेशर, यहाँ भी क्या होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर डायनेमिक फैक्टर के कारण लो प्रेशर के बजाय क्या बन जा रहा है, हाई प्रेशर बन रहा है। क्यों, यहाँ पर जो यहाँ से उठने वाली जो पवने हैं, पवने से मतलब मेरा मतलब ये है कि जब एयर गर्म हो रही है और ऊपर की तरफ उठ रही है, ऊपर की तरफ उठने के बाद ठंडी होगी, इसको हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिकली कूलिंग ऑफ द एयर। व्हेन द एयर राइजेज अप, और प्रत्येक 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से टेम्परेचर क्या होता है, गिरता भी है, ठीक है। तो जब जैसे धीरे धीरे गैस ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो वो लगातार ठंडी होती रहती है। और ये बात याद रखिए कि ठंडी गैस का वजन जो होता है वो क्या होता है, गर्म से क्या होता है, भारी होता है। तो ऊपर जाके वो ठंडी होगी, ठंडी होने के बाद वो भारी हो जाएगी, भारी होने के बाद उसको नीचे उतरना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे अधिक है, तो वहाँ पर नहीं उतरेगी, वो कहाँ पर उतरती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर में। और जो, सुन रहे हैं बात को, जहाँ पर लो प्रेशर बनना चाहिए था वहाँ पर इवेंचुअली क्या बन जाता है, हाई प्रेशर, क्योंकि ऊपर से एक वजन आ गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हाउ द हाई प्रेशर बेल्ट्स आर फॉर्म ऑन द सब ट्रॉपिकल रीजन विच एक्सटेंडेड बिटवीन 30 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड 30 to 35 डिग्री साउथ इन बोथ द हेमिस्फीयर। इसको हम हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहते हैं, इसके पीछे छोटी सी कहानी है जो आपको ने पढ़ी भी होगी पहले। 13-14 सेंचुरी में घोड़ों का व्यापार अपने चरम पे था, ठीक है। हॉर्स ट्रेडिंग वॉज ऑन हाई, क्यों, क्योंकि हॉर्स की डिमांड थी। क्यों डिमांड थी, क्योंकि बहुत युद्ध हुआ करते थे। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड चल रहा था कहाँ पर, इंडिया में। ऐसे ही ऑटोमन एम्पायर का टाइम पीरियड चल रहा था कहाँ, यूरोप में। तो घोड़ों से युद्ध लड़े जाते थे और घोड़ों का व्यापार काफ़ी चरम पे था, काफ़ी प्राचीन समय से ही। तो जब घोड़े जहाज़ में लादे जाते थे और जब उनका जहाज़ यहाँ पहुँचता था तो उनको थोड़ा भार महसूस होता था। तो उन घोड़ों के सौदागरों ने क्या किया, अपने जहाज़ का वजन कम करने के लिए घोड़ों को कहाँ फेंक दिया, समुद्र में। और इस तरीके से इसका नाम क्या पड़ गया, हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। ऐसा कोई लॉजिकल पॉइंट नहीं है, बट नाम याद रखिएगा हॉर्स लैटिट्यूड, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हॉर्स लैटिट्यूड किस अक्षांश में पाया जाता है। हॉर्स लैटिट्यूड कैन बी एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड, 30 to 35, 35 to 45, इस तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं। तो याद रखिएगा कि हॉर्स लैटिट्यूड कहाँ पे होगा, 30 to 35 डिग्री नॉर्थ और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में ही, ठीक है। इससे पहले कि मैं आपको सब पोलर लो प्रेशर के बारे में बताऊं, लेट अस डिस्कस अबाउट हाई प्रेशर रीजन। देखिए ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि जो सनरेज हैं वो कैसी पड़ती हैं, बिल्कुल तिरछी पड़ती हैं साल भर। इट मीन्स व्हाट, दिस सेक्शन इज ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, बहुत ही लो होगा। जब टेम्परेचर लो है तो प्रेशर अपने आप क्या होगा, हाई होगा। आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यहाँ पर वो नियम लागू होता है, लेकिन यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है। हाँ, फिजिक्स के नियम चलते हैं लेबोरेटरी के अंदर, ज्योग्राफी के नियम चलते हैं किसमें, सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर। तो कहीं कहीं पर हमको विरोधाभास नजर आता है कि जैसे यहाँ पर टेम्परेचर भी अधिक है और प्रेशर भी क्या है, अधिक है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर भी कम है और प्रेशर भी क्या है, हाई है। सो बोथ यहाँ पर जो हम देख रहे हैं फैक्टर, वो डायनेमिक फैक्टर है यहाँ पर, सॉरी, और यहाँ पर कैसा है, थर्मली अफेक्टेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कौन सा प्रेशर बेल्ट बनेगी, यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बनेगी, ठीक है। तो अब जो देखते हैं ये वाला जो प्रेशर है,
ये वाली जो बेल्ट है इसको हमने क्या कहा है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यानी कि उपध्रुवीय जो निम्न वायुदाब की पेटी है वो कहाँ पर बनेगी, 60 डिग्री पर। देखिए दोनों तरफ हाई प्रेशर है और बीच में क्या है, लो। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अर्थ की जो रोटेशन है, अर्थ की रोटेशन के कारण यहाँ पर एक ऐसी चीज़ें घटित होती हैं कि यहाँ पर जो पवनें हैं वो इस तरफ खिंचती हुई चली जाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, विंड्स इस तरफ आ जाती हैं जो यहाँ पर उठने वाली विंड्स हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाला पोर्शन भी क्या है, थर्मली इंड्यूस्ड है, ये वाला भी और इधर वाला भी। तो जब यहाँ पर जो विंड सिस्टम है जब अट्रैक्ट होकर पोल्स की तरफ चला जाएगा तो प्रेशर अपने आप ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर लो। और यहाँ पर क्या चीज़ क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी क्या, रेयरिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। रेयरिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, रेयरिफिकेशन का मतलब क्या है कि वायुमंडल का क्या हो जाएगा, यहाँ पर विरलीकरण हो जाएगा। सो इन दिस वे वी हैड सीन कि यहाँ पर टोटल कितनी नंबर ऑफ प्रेशर बेल्ट बन रही हैं, 7, 1 2 3 4 एंड 1 2 3। तो टोटल वी हैव 7 सेट्स ऑफ प्रेशर बेल्ट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन वहाँ फिर आके आते रहते हैं, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने पहले पढ़ भी रखा है तो उसका रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक है। प्लीज़ इतना कहना आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी जो मैंने आपको डिस्कस किया फिगर में वो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए फॉर्म्स ओवर इक्वेटोरियल रीजन 5 डिग्री, दिस रीजन रिसीव्स मैक्सिमम हीटिंग थ्रू आउट द ईयर। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अधिक होने के कारण प्रेशर क्या रहता है, लो रहता है। और इस रीजन को डोल्ड्रम भी कहते हैं। डोल्ड्रम यानी कि बड़ी काम कंडीशन है, बड़ी शांत रहती है स्थिति, धीरे मंद मंद गति से हवा बहती है और ये वेरिएबल पार्ट भी है विंड का, इसलिए इसको डोल्ड्रम भी कहा गया है। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है और बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते रहे हैं और जैसे कि मैं कहता ही हूँ आते भी रहेंगे। सो प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन दिस पार्ट, यूपीएससी के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया फिगर में, फिगर चेक कर लीजिएगा और इसको आप यहाँ पर देख भी लीजिएगा, ठीक है। ये सारा मैंने वही लिखा है जो अभी आपको मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। सो गो थ्रू इट, इससे भी पढ़िएगा, अपनी बुक से भी पढ़िएगा और फिगर को जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड वी हैव अ सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। दीज बेल्ट्स आर फॉर्म ड्यू टू द पुलिंग ऑफ द एयर टुवर्ड्स द पोलर एरियाज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द पोल। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि सब पोलर रीजन की बेल्ट कैसे बनती है, पुलिंग ऑफ द एयर टुवर्ड्स द पोलर एरियाज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस रेरिफाइड द एटमॉस्फेयर ऑफ द मार्जिन ऑफ द पोलर रीजन, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि वायुमंडल का यहाँ पर क्या हो जाता है, विरलीकरण हो जाता है, ठीक है ना। और क्या बन जाती है, लो प्रेशर बेल्ट। इन दिस वे ओवर इक्वेटर 1 2 each over subtropical and 2 each over subpolar region and 2 polar region are formed। तो टोटल कितनी बेल्ट बन गई, 7। याद रखेंगे ना, प्लीज़ याद रखिएगा। अगर आपने कई बार इसको पढ़ रखा है तो एक बार मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों से, इसका रिवीजन जरूर करिएगा और रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Now we are moving towards a very important section that is called the vertical distribution of the temperature। अभी जो हमने पढ़ा था वो horizontal distribution था, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, वर्टिकल। जैसे कि मैं यहाँ पे मान लीजिए खड़ा हूँ और ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, ऊंचाई की तरफ, आसमान की तरफ जा रहा हूँ, तो भी टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, फॉल होगा। देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, विद द इंक्रीजिंग एलिवेशन ऑफ द टेम्परेचर, with the increasing elevation the temperature falls at the rate of 1 degree Celsius at every 165 मीटर of height, ठीक है ना। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर हमेशा गिरेगा और इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट, दैट इज सामान्य ह्रास दर। सो थ्रू द डायग्राम, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। थ्रू द डायग्राम वी कैन अंडरस्टैंड मोर क्लियरली दैट हाउ प्रेशर डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग हाइट। सो लेट अस, आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम बनाया मैंने आपको, ये खुद मैंने अपने हाथ से स्क्रिप्ट किया इसको। देखिए ये समुद्र है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्लेन वाला इलाका मैंने बनाया है और इसको माउंटेन मान लीजिए, ठीक है। ये जो हमने चीज़ें बनाई हैं इस, ये मान लीजिए कि क्या है, ये एयर कॉलम है, ठीक। इस फिगर से आपको कई सारी चीज़ें और क्लियर होंगी। देखो कैसे, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर कम होता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता है। इस फिगर से समझाता हूँ मैं आपको कैसे। देखिए इस एयर कॉलम की लेंथ देखिए सबसे लंबी है, कहाँ पर, समुद्र के ऊपर। प्लेन्स में थोड़ी सी छोटी है लेकिन पहाड़ों से अधिक है। पहाड़ में एयर कॉलम की जो हाइट है वो काफ़ी कम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है
कि जो नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स हैं पहाड़ों के ऊपर यानी कि हिल्स रीजन के ऊपर, वहाँ पर जो नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है। वी हैव अ वेरी लेस नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स ओवर द हिली रीजन। इसका मतलब ये हुआ कि जब संख्या ही कम है तो इनका फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा होगा ये काफ़ी क्या होगा, कम होगा। इट मीन्स दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर द हिली रीजन इज़ वेरी वेरी लो। अब आइए समुद्र के ऊपर। समुद्र में देखेंगे एयर कॉलम की लंबाई सबसे अधिक है, और ये देखिए जो मैंने यहाँ पर डॉट डॉट जो बना रखा है ये नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स है जहाँ पर इसका कंसंट्रेशन सबसे अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स प्लेन्स के ऊपर या समुद्र के ऊपर सबसे अधिक होंगे, और यहाँ पर सबसे अधिक गर्मी भी पड़ेगी। क्यों पड़ेगी गर्मी? क्योंकि नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स की संख्या ज़्यादा होने के कारण जो सन रेज हैं यानी कि जो सन रेज आती हैं अर्थ के सरफेस पर, लॉन्ग वेव रेडिएशन उसका जब जो विकृत होती हैं यानी कि जब लॉन्ग वेव रेडिएशन जब निकलती हैं तो ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर प्लेन्स के ऊपर काफ़ी गर्म हो जाता है, और इस गर्म होने की वजह से हमें गर्मी फील होती है। वाई वी फील हॉट, वाई वी फील कोल्ड, ऑल बिकॉज ऑफ द एयर सराउंडिंग अस। हमारे चारों तरफ हवा ही हमको ठंडा या गर्म महसूस करवाती है। अगर मई और जून का महीना या जुलाई का महीना है जहाँ पर सनरेज जब डायरेक्ट पड़ती हैं तो इनको अधिक मौका मिल जाता है क्या करने का, सनरेज एब्जॉर्ब करने का, अर्थात जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करने का अधिक देर तक मौका मिलता है और प्लेन्स में गर्मियाँ पड़ती हैं ठीक उसी समय, क्योंकि सनरेज तो यहाँ पर भी पड़ रही होंगी, पहाड़ों के ऊपर भी, हिल्स रीजन के ऊपर भी, लेकिन वहाँ पर नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स काफ़ी कम है तो दिन भर धूप पड़ने के बावजूद भी वहाँ पर उतनी गर्मी नहीं पड़ेगी जितनी कि कहाँ पर पड़नी चाहिए, प्लेन्स में। सो दिस फिगर इज सपोज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल कि वाई दिस फैक्ट एक्सप्लेन्स दैट वाई वी फील कोल्ड व्हेन वी रीचेस टुवर्ड द माउंटेन रीजन एंड वाई वी फील हॉट व्हेन वी आर इन द प्लेन रीजन। यू शुड बी क्लियर ऑफ दिस, ठीक है। देखो मैंने एक छोटा सा यहाँ पर लिखा भी है कि लॉन्गर एयर कॉलम एक्सर्ट्स मोर प्रेशर ओवर सी एंड प्लेन्स and shorter air column exerts less pressure that is over the mountain. It is very important और ये फिगर काफ़ी आपको समझा भी रहा होगा, ठीक है ना। एक चीज़ और देखना चाहेंगे, देखिए ये मैंने आपके लिए एक ब्लैंक पेज इसलिए रखा है ताकि मैं आपको कुछ फिगर समझा सकूं, ठीक है ना। आपके सामने बनाता हूँ, देखिए ये मैंने प्लेन्स बनाया, ये मैं पहाड़ बना देता हूँ, चलिए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने क्या बना दिया, माउंटेन बनाया है, इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको हम सी मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये फिगर से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि माउंटेन में जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो लगातार टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। टेम्परेचर ऑलवेज फॉल्स एज वी गोज अप इन द माउंटेन रीजन। यहाँ तक जाने पर इस वाले रीजन में बारिश अधिक हो रही है, इसमें थोड़ी कम हो रही है, इसमें थोड़ी और कम हो रही है, इसमें थोड़ी और कम हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस हाइट तक अगर यहाँ पर चीड़ के पेड़ लगे हुए हैं तो इस हाइट पर देवदार के पेड़ लगे मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ी अलग हो जाती है। इसकी ऊंचाई पर पेड़ थोड़े और बदल जाएंगे, इसके ऊंचाई पर थोड़े और, यानी कि जैसे जैसे हम पहाड़ की ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं वहाँ भी हमको एक क्लाइमेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ वेरियस कंडीशंस, चाहे वो वेदर कंडीशन हो, चाहे वो टेम्परेचर की कंडीशंस हो, सब चीज़ें बदलती रहती हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं प्रेसिपिटेशन कम होगा, यानी कि वर्षा कम होगी। क्यों वर्षा क्यों होती है? क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, फॉल होता है, ठीक है ना। बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, बर्फ़ ज़्यादा गिरेगी, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर मॉइस्चर क्या है, काफ़ी कम है। वेजिटेशन को की ऊंचाई, जो पेड़ लगते हैं पहाड़ों पर उसकी ऊंचाई इस पर डिपेंड करती है कि वहाँ पर वर्षा कितनी हो रही है। तो एक पहाड़ पे हम देख सकते हैं कि कितनी सारी डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है हाइट के साथ साथ। आगे लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से ये डाइवर्सिटी इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, विंड। मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ लेकिन इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी जब आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे होंगे तो। सो एयर क्या है, विंड और एयर में फ़र्क है। एयर क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे चारों तरफ एयर है, लेकिन अगर मैं पंखा चलाऊँ तो एयर मूव करने लग जाएगी। सो व्हेन एयर स्टार्ट ब्लोइंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, विंड। जब हवा यानी कि वायु एक निश्चित दिशा में बहने लग जाए तब हम उसको क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। तो विंड बहती कैसे, विंड ब्लो इन रिस्पॉन्स ऑफ द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर। विंड बहने का सिर्फ एक ही प्रिंसिपल है, इट ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हमेशा कहाँ से कहाँ बहती है, हाई से लो प्रेशर।
पंखा भी अगर आप चला रहे हैं तो वहाँ पर पंखा चलने की वजह से हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और जहाँ पर आप बैठे रहते हैं वहाँ पर अल्टीमेटली आप किस में आ जाते हैं, लो प्रेशर वाले रीजन में। तो इवेंचुअली द ब्लो ऑफ द विंड टुक प्लेस फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। ये देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर, इट ऑलवेज ब्लो फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और डायरेक्शन कैसे डिटरमाइंड होती है, प्रेशर ग्रेडियंट, इसको हिंदी में कहते हैं दाब प्रवणता, ठीक है ना। प्रेशर ग्रेडियंट से डिसाइड होती है कि इसकी दिशा क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। वन मोर थिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट व्हाट इज कोरियोलिस इफेक्ट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको समझने से आपको कई सारे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगे, ठीक है। डज द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज ऑलवेज फॉलोज अ प्रेशर ग्रेडियंट, क्या हमेशा प्रेशर ग्रेडियंट को ही फॉलो करती है विंड की डायरेक्शन? यस, बट नॉट इन द ट्रू सेंस, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। इट इज़ अफेक्टेड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये किसके द्वारा प्रभावित होती है, अर्थ के रोटेशन के कारण। तो ये कोरियोलिस इफेक्ट क्या चीज़ है भाई, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी ही सरल भाषा में आपको समझाऊंगा और आपको सब समझ में आएगा, देखते रहिए कैसे। द इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज कॉल्ड कोरियोलिस इफेक्ट। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अर्थ के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो पवनों की दिशा पर जो अंतर आता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। मैं अभी आपके सामने एक फिगर बना के समझाता हूँ कैसे। व्हाट इट कॉजेस, ये करता क्या है, इट कॉजेस डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। व्हाट इट कॉजेस देन, इट कॉजेस डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, ठीक हो गया। द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर deflects to its right while wind blowing in the southern hemisphere deflect towards left। ये बात आपने कई बार पढ़ी होगी, मैं जानता हूँ। जिस प्रिंसिपल पर ये ब्लो करती है उसको हम क्या कहते हैं, फेरेल्स लॉ। अब मैं आपके सामने एक फिगर बनाने जा रहा हूँ, इससे आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देख लीजिए, ये रहा इक्वेटर जो 0 डिग्री पर है, ठीक है ना, और ये है आपके लिए मैंने रखा है सब ट्रॉपिकल रीजन मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ अर्थ घूम रही है कैसे, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना, अर्थ ऑलवेज ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ पर आप खड़े हैं और आपने कोई चीज़ यहाँ पर फेंकी, थ्रो करी, तो वो सीधे पाथ में नहीं जाएगी, ठीक है, वो हमेशा क्या बनाएगी, एक कर्व बनाएगी। क्या बनाएगी, एक कर्व। क्यों बनाएगी कर्व, क्योंकि आप यहाँ पर जब खड़े थे तब यहाँ पर अर्थ की स्पीड सबसे अधिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, और जो यहाँ पे खड़ा है वो कम स्पीड से मूव कर रहा होगा। इसे ठीक आप वैसे समझिए कि एक सड़क में 2 गाड़ियाँ चल रही हैं, अगर दोनों की स्पीड सेम है और आपने एक अपने फ्रेंड को बॉल फेंक कर दी तो आसानी से कैच कर लेगा, ठीक है ना। अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, यानी कि डिफरेंस आ जाएगा दोनों में, तब आप अगर बॉल फेंकते हैं तो ये आपके दोस्त के पास नहीं पहुंचेगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप, तो वो क्या बनाएगी, एक ट्रेजेक्ट्री पाथ बनाएगी, यानी कि कैच करने वाले दोस्त को बॉल नहीं मिलने वाली है। ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द स्पीड। सेम अप्लाइज टू द अर्थ ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर अर्थ की स्पीड सबसे अधिक है, और जब हम इस किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो वो स्ट्रेट पाथ ना बनाकर क्या बनाएगी, एक कर्व बनाएगी। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसा कर्व बनाएगी, ये टुवर्ड्स राइट, और सदर्न हेमिस्फीयर में कैसा बनाएगी, टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है ना। सो दिस फैक्ट एक्सप्लेन्स अस वेरियस थिंग्स, डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड, और इसमें उसका भी रोल है, किस चीज़ का, इसमें रोल है आपका, उसमें क्या नाम है, साइक्लोन को समझने में भी ये बहुत मदद करेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको विंड्स के बारे में समझाऊंगा कि कितने प्रकार की होती हैं। एक तो होती है सरफेस विंड और एक होती है क्या, एटमॉस्फेरिक विंड। सरफेस विंड वो विंड है जो पैरेलल बहती है, एटमॉस्फेरिक विंड वो होती है जो आसमान में बहती है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए मैं क्या लेकर आता हूँ। इस लेक्चर को पूरा ढंग से सुनिएगा, पॉज कर करके देखते रहिएगा, अपने टेक्स्ट बुक से भी पढ़िएगा, और यूपीएससी के कौन से क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं उसको भी देखिएगा। आखिरी वाले लेक्चर में मैं यहाँ से क्वेश्चन भी आपको डिस्कस कराऊंगा, करीब 15-20 क्वेश्चन कराऊंगा आपको यहाँ से कि यूपीएससी में यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि आपको यहाँ से पता चलता रहे कि क्वेश्चन आया कौन सा है, ठीक है ना। थैंक्स अ लॉट, पढ़ते रहिए, 4 अक्टूबर के लिए तैयारी करते रहिए, और मैं आपकी जितनी मदद कर सकता हूँ करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए, आपका कमेंट मेरे लिए काफ़ी वैल्यूबल है, प्लीज़ डू इट।
थैंक यू एंड टेक केयर, बाय, नमस्कार।